Hi, I am Vikrant Sharma. I did my graduation from BITS पिलानी। मैंने RAS 2021 पे प्रथम स्थान प्राप्त किया है। ये मेरा दूसरा प्रयास था। इससे पहले मैंने 2018 में RAS में 688 रैंक प्राप्त की थी। अब मैं आपको मेरी जो भी सफलता है उसके पूरे सफ़र में किस प्रकार से मैंने प्रयास किया उसके बारे में बताना चाहूँगा। मैंने बिट्स पिलानी से ग्रेजुएशन करने के बाद 1 साल तक टाटा स्टील लिमिटेड में कार्य किया था। वहाँ पर काम करने के दौरान मुझे अनुभव हुआ कि मुझे प्रशासनिक सेवाओं में जाना चाहिए और वहीं पर मैंने निर्णय लिया कि मैंने यूपीएससी की तैयारी करने का निर्णय लिया। यूपीएससी के 2 अटेम्प्ट देने के बाद कुछ कारणों से मुझे लगा कि आरएएस जो है, क्योंकि स्टेट लेवल का एग्ज़ाम है, कंपैरेटिवली उसमें कम अनिश्चितताएँ हैं, तो मैंने उस पे फ़ोकस करने का निर्णय लिया। आरएएस के प्रथम प्रयास में मैंने केवल खुद पे निर्भर रहते हुए सारी तैयारी की और सेल्फ स्टडी को ही फ़ोकस में रखा, जिसकी वजह से कुछ कमियाँ मेरे प्रयास में रह गई और मैं जो सक्सेस मुझे मिलनी चाहिए थी, वो नहीं मिल पाई। हालाँकि मैंने इंटरव्यू फ़ेस किया। उसके बाद मैंने अपनी हिम्मत नहीं हारी और मैंने फिर से प्रयास करने का निर्णय लिया और इस दूसरे प्रयास में मैंने प्रथम स्थान प्राप्त किया। अब मैं सिलसिलेवार बताना चाहूँगा कि मैंने किस प्रकार से अपनी जो स्ट्रैटेजी है उसको किया। सबसे पहली बात, अगर हम आरएएस में प्रीलिम्स की लेते हैं, तो प्रीलिम्स का जो वेटेज होता है उसपे काफ़ी वेटेज राजस्थान के पोर्शन का रहता है। तो राजस्थान के पोर्शन की तैयारी मैंने, क्योंकि मैं राजस्थान बोर्ड का विद्यार्थी रहा हूँ, तो राजस्थान के बारे में काफ़ी जानकारी मुझे पहले से थी और उसको और अधिक बेहतर करने के लिए मैंने राजस्थान की जो प्रचलित बुक्स हैं, उनसे मैंने उसकी प्रिपरेशन की और यूपीएससी की जो मैंने प्रिपरेशन की थी, उससे मुझे इसमें सहायता मिली। तो प्रीलिम्स की स्ट्रैटेजी मेरी कुछ यूपीएससी की जो स्ट्रैटेजी थी और कुछ जो राजस्थान के बुक्स थी उनसे कंप्लीट हुई। इसमें एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा, क्योंकि जो प्रीलिम्स का एग्ज़ाम है ये ऑब्जेक्टिव बेस्ड एग्ज़ाम होता है, तो इसमें टेस्ट सीरीज़ भी मैंने इसमें यूज़ की थी, जिसमें मैंने भाटी आश्रम की टेस्ट सीरीज़ और उत्कर्ष की टेस्ट सीरीज़ जो है उसका उपयोग लिया था। प्रीलिम्स के बारे में अगर बात करता हूँ, तो मुझे लगता है कि जो प्रीलिम्स का पैटर्न है वो, जैसे लास्ट टाइम अभी प्रीलिम्स हुआ है तो उसमें काफ़ी चेंजेस देखने को मिले हैं। मैथ्स वाला जो पोर्शन है वो काफ़ी टफ कर दिया गया है, तो उसमें अलग से मुझे लगता है कि प्रिपरेशन की ज़रूरत है और उसमें प्रैक्टिस की काफ़ी ज़रूरत है। इसके अलावा अगर हम देखते हैं तो जो आरपीएससी ने नया ऑप्शन लाया है कि 5 ऑप्शंस जो हैं वो होते हैं इसमें, कि अगर आप कोई भी ऑप्शन आपको उसमें अटेम्प्ट नहीं करना है तो 5th वाला जो है वो भरना ज़रूरी होता है और अगर आप 10% से ज़्यादा खाली छोड़ देते हैं तो उससे भी आपको क्वालीफ़ाई नहीं कर पाएँगे आप। तो इसलिए इससे भी थोड़ा जो मेंटल बर्डन है वो काफ़ी बढ़ गया है। तो इसलिए प्रीलिम्स का जो अगर हम देखें पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसमें मैं मानता हूँ कि अगर किसी को राजस्थान का जो पोर्शन है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो इसमें कोई ज़्यादा मेहनत की मुझे नहीं लगता कि आवश्यकता होगी, क्योंकि मैंने भी प्रीलिम्स 2 बार दिया है तो बड़ी आसानी से, एक्चुअली 3 बार दिया है, क्योंकि अभी वाला जो भी प्रीलिम्स हुआ है वो भी रिज़ल्ट से पहले हो गया था। तो मैंने वो भी दिया था 5 ऑप्शन वाला। तो वो मुझे लगता है कि वो आराम से प्रीलिम्स निकाला जा सकता है, अगर सही ढंग से मेहनत की जाए, अगर हम देखें कि मैथ्स वाले जो पोर्शन है उसकी प्रैक्टिस अच्छे से की जाए। और राजस्थान के लिए अगर हम देखते हैं कि जो राजस्थान बोर्ड की बुक्स चलती हैं, जैसे हम स्पेसिफिकली देखें, जो 10th की एक बुक आती है राजस्थान संस्कृति की, उसे फ़ॉलो करना चाहिए। बाकी जो एनसीईआरटीज़ की बुक्स आती हैं, उसको फ़ॉलो करना चाहिए। बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं जैसे ज्योग्राफ़ी है, इनके लिए एनसीईआरटी की जो बुक आती है उसको फ़ॉलो करने से काफ़ी हद तक सिलेबस जो है वो कवर हो जाता है। बाकी टेस्ट सीरीज़ के माध्यम से हम इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्रीलिम्स के मैंने मॉक्स जो लगाए थे वो अ, लगभग 20 मॉक्स मैंने लगाए थे प्रीलिम्स के और यही मैंने फ़ॉलो किया था जो उसका शेड्यूल वाइज़ सिलेबस था
और बाकी जो फुल सिलेबस मॉक थे वो मैंने 4 लगाए थे। प्रीलिम्स के लिए अगर मैं देखता हूँ तो क्योंकि मैंने यूपीएससी की प्रिपरेशन की थी इनिशियली, तो मैंने एनसीईआरटी को ही फॉलो किया था और उसके साथ ही मैंने जो है कि राजस्थान के लिए राजस्थान बोर्ड की बुक को पढ़ा था। लेकिन लास्ट टाइम पे जब 1 मंथ रह गया था तो मैंने उत्कर्ष का जो एमसीक्यू बैच होता है, वो जॉइन किया था क्योंकि उसमें रिवीजन काफ़ी फास्ट करवाई जाती है, तो उससे मेरे को काफ़ी हेल्प मिली थी। प्रीलिम्स में मैंने जो अटेम्प्ट किए थे क्वेश्चन वो क्योंकि लगभग 100 मार्क्स के आसपास अगर मार्क्स आ जाते हैं तो काफ़ी सिक्योर समझा जाता है। तो जो मेरा पिछला अटेम्प्ट था उसमें मैंने लगभग 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे 150 क्वेश्चंस में, ताकि ओवरऑल मेरे मार्क्स जो है वो 100 तक बन पाएँ और उसमें नेगेटिव मार्किंग वगैरह सब कंपनसेट करके। और इस बार वाले प्रीलिम्स मैंने कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस किए थे, 120 के आसपास क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे और मार्क्स मेरे 115 रहे हैं। तो लगभग इतने क्वेश्चन मुझे लगता है कि जब अब जैसे कॉम्पिटिशन बढ़ रहा है और पैटर्न भी चेंज हो रहा है, तो हमें 120 क्वेश्चन के लगभग अटेम्प्ट करने चाहिए। मुझे लगता है कि अगर हम कोई फ्रेश स्टूडेंट है जिसने कभी कुछ इसके बारे में नहीं पढ़ा है, तो उसे कम से कम 4 टू 5 मंथ की तैयारी चाहिए प्रीलिम्स को क्लियर करने के लिए। इसके बाद मैं बताना चाहूँगा कि जो मेंस का एग्ज़ाम है, उसमें क्योंकि हमें रिटन जो क्वेश्चंस हैं वो अटेम्प्ट करने होते हैं। रिटन क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में सबसे पहली बात तो ये है कि हमारे जो सिलेबस के टॉपिक्स हैं, वो हम कहाँ से कवर करें। सिलेबस के मैंने किसी एक बुक को फ़ॉलो नहीं किया, मैंने सिलेबस के जो टॉपिक्स थे, वो जहाँ पर भी मुझे बेहतर ढंग से उपलब्ध हो सके, मैंने वहाँ से उसे एकत्र करने की कोशिश की। उदाहरण के लिए जैसे भारत की भू-राजनीति व्यवस्था है या विश्व की भू-राजनीतिक व्यवस्था है, उसका जो टॉपिक है, तो वो कई यूपीएससी की जो ऑनलाइन साइट्स हैं, जैसे दृष्टि आईएएस है, विज़न आईएएस है, इनसाइट्स ऑन इंडिया है, इन इन वेबसाइट पर काफ़ी अच्छे तरीके से दिया जाता है, तो मैंने वहाँ से उसको लिया है। इसी प्रकार अन्य जो भी टॉपिक हैं, उनके लिए जो प्रचलित बुक्स हैं आरएएस के लिए, वो मैंने उनकी सहायता ली। हाँ, अब मैं मेंस की बात करता हूँ, तो मेंस के 2 कंपोनेंट हैं, एक तो जो हमारे सिलेबस के कंपोनेंट है, जीएस 1, जीएस 2, जीएस 3 और जीएस 4 और एक जो हमारा आंसर राइटिंग वाला पोर्शन है। अगर सिलेबस की बात करूँ मैं, तो जैसे जीएस 1 है, उसमें हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स और सोशियोलॉजी और मैनेजमेंट जैसे छोटे-छोटे टॉपिक्स भी आते हैं। हिस्ट्री की बात मैं स्पेसिफिकली करूँ तो इसके लिए तो जो एनसीईआरटी है वही बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि एनसीईआरटी में से ऑलमोस्ट सभी टॉपिक्स कवर हो जाते हैं इसके। और जो इकोनॉमिक्स है उसके लिए, क्योंकि इकोनॉमिक्स बहुत डायनामिक सब्जेक्ट है, इसके लिए तो जो राजस्थान का इकोनॉमिक सर्वे है और जो इंडिया का इकोनॉमिक सर्वे है, उसको पढ़ना चाहिए। उसको पढ़ने से काफ़ी हद तक इसके टॉपिक्स भी कवर हो जाते हैं। बाकी मार्केट में बुक्स भी आती हैं उसके अकॉर्डिंगली, तो वो भी पढ़ी जा सकती है। जैसे 2018 के एक टॉपर थे मनमोहन शर्मा जी, उनकी एक बुक आती थी इकोनॉमिक्स की, उसको उसको मैंने फ़ॉलो किया था, तो वो भी पढ़ी जा सकती है। वो इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग ही बनाई गई थी। और बाकी जो छोटे सब्जेक्ट है, सोशियोलॉजी है जैसे, ये भी हमको एनसीईआरटी में टॉपिक्स मिल जाते हैं इसके। और मैनेजमेंट जो है, ये मैंने तो क्योंकि मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग की थी और मेरे ये टॉपिक सप्लाई चेन वगैरह थे, तो मैंने एक्स्ट्रा कोई इसके लिए अलग से कोई फ़ॉलो नहीं किया था किसी चीज़ को। और और जो अकाउंट्स वाला जो पोर्शन होता है, उसके लिए मैंने जैसे सम्यक है, उसके जो नोट्स आते हैं मार्केट में अवेलेबल हो जाते हैं, तो वो मैंने पढ़े थे। इसके अलावा जो जीएस 2 की अगर हम बात करते हैं, तो जीएस 2 के में 3 पोर्शन होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स होता है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी होता है और जियोग्राफी होता है। तो इसमें भी जो एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स है, इसका तो जो कॉन्सेप्ट्स हैं, वो हमको कहीं से भी उपलब्ध हो जाते हैं। हम देखें तो दृष्टि आईएएस में के भी नोट्स मार्केट में मिल जाते हैं और विज़न आईएएस के भी मिल जाते हैं। ऑनलाइन भी काफ़ी मटेरियल अलग-अलग इंस्टीट्यूट का हमें मिल जाता है। तो उसको फ़ॉलो किया था मैंने टॉपिक वाइज़, जो भी टॉपिक हमें चाहिए होता है। बाकी क्योंकि इसमें ज़्यादातर जो है वो एप्लीकेशन बेस्ड है कि हम कैसे किसी कॉन्सेप्ट को उसको अप्लाई करते हैं, कैसे किसी कॉन्सेप्ट को और अधिक एनरिच करते हैं, तो वो हमारे खुद पे डिपेंड करते हैं, हम एग्ज़ाम्पल्स कैसे उसमें जोड़ते हैं। तो वो प्रैक्टिस से आता है या न्यूज़पेपर से हमको एग्ज़ाम्पल्स मिल सकते हैं, नए आइडियाज़ मिल सकते हैं। फिर अगर हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करूँ, तो मैंने सम्यक का ऑनलाइन कोर्स लिया हुआ था, जिससे क्योंकि साइंस एंड टेक्नोलॉजी का टॉपिक जो है वो बिल्कुल नया जुड़ा था।
तो उसमें मैंने उनको फ़ॉलो किया था। धर्मेंद्र सर उसमें पढ़ाते थे, तो मैंने उनको फ़ॉलो किया था। और साइंस एंड टेक्नोलॉजी, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी ही है, तो इसमें मुझे कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं थी। और मुझे लगता है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो एक नया सब्जेक्ट है, क्योंकि इसमें जो टॉपिक्स थे वो काफ़ी नए जुड़े थे 2021 के टाइम पे, और लेकिन इसका पेपर काफ़ी जनरल आया था। लेकिन मुझे लगता है कि अभी जो नेक्स्ट मेंस होगा उसमें इसमें से कई नए टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो जो नए स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं उनको साइंस एंड टेक्नोलॉजी अच्छी तरह से तैयार करना चाहिए। जहाँ तक ज्योग्राफी की बात है, तो ज्योग्राफी वाला जो पोर्शन है वो भी एनसीईआरटी की बुक से आसानी से तैयार किया जा सकता है। जीएस 3 की बात करें तो इसमें पॉलिटी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और 3 जो छोटे सब्जेक्ट है स्पोर्ट्स, योगा और लॉ, ये आते हैं। पॉलिटी की अगर मैं बात करूँ तो मैंने, क्योंकि यूपीएससी की तैयारी में हर कोई लक्ष्मीकांत पढ़ता है, तो मैंने वही पढ़ी थी, तो उसके लिए मैंने कोई एक्स्ट्रा फॉलो नहीं किया। पॉलिटी के साथ-साथ इसमें इंटरनेशनल जो अफ़ेयर्स हैं और करंट अफ़ेयर्स वगैरह भी होते हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस होते हैं, वो भी हमको ऑनलाइन कई साइट्स हैं, जैसे इनसाइट्स ऑन इंडिया है या और भी कई सारी साइट्स हैं, वहाँ से हमें बड़ी आसानी से मिल जाते हैं वो टॉपिक। इंडिया, रशिया रिलेशंस, इंडिया चाइना रिलेशंस, तो बड़ी आसानी से मिल जाते हैं। दूसरी अगर बात करें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और एथिक्स दोनों के टॉपिक्स अगर मैं देखूँ, तो राजकुमार कसवा जी की एक बुक आती है, उसको मैंने फ़ॉलो किया था, उससे ये कवर हो जाता है। स्पोर्ट्स, योगा और लॉ, ये इसमें बड़े जनरल से टॉपिक्स हैं, जो हमें कई प्रकार के मार्केट में मिलते हैं नोट्स, तो उसको मैंने फ़ॉलो किया था। इसमें कोई स्पेसिफ़िक मैंने नहीं ऐसा किया था। लेकिन फिर भी जो राजस्थान बोर्ड की बुक्स हैं, उसमें कुछ स्पेसिफ़िक स्पोर्ट्स के बारे में और योगा के बारे में दिया हुआ है, तो वो मैंने ज़रूर पढ़ा था। अब जीएस 4 की बात करें तो उसमें हिंदी और इंग्लिश 2 सब्जेक्ट हैं। हिंदी की अगर बात करें तो राघव प्रकाश जी की बुक हर कोई पढ़ता है और वही मैंने फ़ॉलो की थी। इंग्लिश में भी मैंने जो एक बुक आती है, मैं नाम अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। काफ़ी फ़ेमस बुक है, आरएएस के लिए आती है, सबको पता है, मार्केट में काफ़ी फ़ेमस है वो बुक। तो वो मैंने फ़ॉलो की थी। और इन 2 बुक्स को ही मैंने आधार बना के अपना प्रिपरेशन की थी। इसके अलावा अगर हम आंसर राइटिंग की बात करें, तो आंसर राइटिंग एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट हो जाता है, और मुझे लगता है कि जो मेरा पिछला प्रयास था, उसमें अगर मैं आंसर राइटिंग करता, तो मैं पिछले प्रयास में ही सफल हो सकता था। और उसमें आंसर राइटिंग करने में ये है कि हमको नए-नए तरीके पता चलते हैं कि एक ही क्वेश्चन को हम कैसे अलग-अलग तरीकों से रिप्रेज़ेंट कर सकते हैं। तो मैंने जैसे हिस्ट्री की बात करूँ, तो मैंने जो 5 नंबर का क्वेश्चन होता था, उसमें भी कन्क्लूज़न इंक्लूड करने का प्रयास किया था। हालाँकि बहुत कम वर्ड्स में लिखना होता है, 50 वर्ड्स में लिखना होता है, लेकिन मैंने उसमें भी कन्क्लूज़न लिखने का प्रयास किया था। शायद मुझे लगता है उससे मेरा आंसर जो है बाकी जो लोग हैं उनसे थोड़ा अलग हुआ होगा। इसके अलावा अगर बात करूँ आंसर राइटिंग में, तो जैसे हिंदी, इंग्लिश में है, हम कई टॉपिक्स है, कंपोज़िशन है जैसे, तो वो जैसे-जैसे हम लिखते हैं तो हमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट होता है। तो प्रैक्टिस इसमें काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जी, मैंने आंसर राइटिंग के लिए ऑफ़लाइन भाटिया आश्रम में जो टेस्ट सीरीज़ थी, 2-3 महीने तक प्रीलिम्स का रिज़ल्ट आने के बाद से लेकर मेंस से 1 महीने पहले तक मैं वहाँ पर रहा था, और मैंने वो ऑफ़लाइन रूप में वहाँ पे लिखी थी। जैसे यूपीएससी की तुलना में अगर हम आरएएस की बात करें, तो इसमें करंट अफ़ेयर तुलनात्मक रूप में उतना नहीं पूछा जाता कंपैरेटिवली। और देखें तो जो 3rd जीएस 3 है, उसमें एक टॉपिक आता है इंटरनेशनल रिलेशंस और करंट अफ़ेयर्स और सब स्पोर्ट्स के रिलेटेड। तो इसमें कुछ-कुछ मात्रा में पूछा जाता है, और मुझे लगता है कि इसमें इतना कोई वेटेज देने की ज़रूरत नहीं है। हमको जो जनरल अवेयरनेस वाली चीज़ें हैं, वो हम सामान्य रूप से अगर हम न्यूज़पेपर में थोड़ा-सा भी देख लेंगे, तो वो कवर हो जाता है। जैसे अभी लास्ट टाइम वाला जो मेंस था, उसमें जो ये यूएई रिलेशन से रिलेटेड एक एग्रीमेंट हुआ था, उसके बारे में पूछा गया था। वो काफ़ी फ़ेमस एग्रीमेंट है कि अगर वो कई बार न्यूज़ में चलता ही रहता है। तो अगर हम न्यूज़पेपर को थोड़ा-सा भी पलट लेते हैं, तो वो करंट अफ़ेयर और आता भी ज़्यादा मार्क्स का नहीं है, तो हम उसमें मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा फ़ोकस करने की ज़रूरत है। हाँ, यूपीएससी में ज़रूर करंट अफ़ेयर्स का काफ़ी वेटेज रहता है। मैंने जो पहला मेरा प्रयास था, उसमें मैंने जो आंसर लिखे थे, वो बड़े सिंपल लिखे थे। जैसे जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी, मैंने बस वही उसका आंसर लिख दिया था। लेकिन अभी मैंने दूसरे प्रयास में जो प्रेज़ेंटेशन वाले पॉइंट्स हैं, उस पे काफ़ी ध्यान दिया है। जैसे अंडरलाइन करना, जो इम्पोर्टेंट की पॉइंट्स हैं, उनको अंडरलाइन करना,
या फिर जो डार्क पेन होता है उसके माध्यम से उसको हाइलाइट करना, इस तरह के प्रयास मैंने किए थे। दूसरा, मैंने जो क्वेश्चन था उनको मोनोटोनस ना करके हर क्वेश्चन को अलग तरीके से रिप्रेज़ेंट करने की कोशिश की थी। जैसे एक क्वेश्चन में अगर मैंने फ्लो चार्ट बना दिया है, तो दूसरे क्वेश्चन को मैंने पॉइंट्स के रूप में लिखा, तीसरे क्वेश्चन को मैंने पैराग्राफ के रूप में लिखा। वो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है। कुछ क्वेश्चन पैराग्राफ में नहीं लिखे जा सकते और कुछ क्वेश्चन पॉइंट्स में नहीं लिखे जा सकते। वो हमारी जो वहाँ पे माइंड है वो उतना एक्टिव होना चाहिए कि कौन से क्वेश्चन को किस टाइप से हैंडल करना चाहिए। बहुत लोग इस बारे में भी एडवाइस लेते हैं कि कौन-सा पेन यूज़ करना चाहिए। मुझे लगता है कि ये सबकी अपनी-अपनी पर्सनल चॉइस है। अगर मैं मेरी खुद की बात करूँ तो मैंने बटरफ्लो जो पेन है, उससे सारे अपने जो एग्ज़ाम हैं उसी से लिखे थे, प्रैक्टिस मैंने उसी से की थी। लास्ट टाइम पे मुझे भी लगा था कि मुझे पेन चेंज करना चाहिए, लेकिन क्योंकि मैंने प्रैक्टिस उसी पेन से की थी, तो मैंने उसी पेन से एग्ज़ाम जो अटेम्प्ट दिया था। नोट मेकिंग की अगर मैं बात करता हूँ, तो मुझे लगता है कि ये हर किसी पे डिपेंड करता है। कुछ लोगों को बुक्स पे ही अंडरलाइन करना पसंद लगता है कि बुक में अंडरलाइन कर लेंगे, बुक में से पढ़ लेंगे। लेकिन मुझे पर्सनली ऐसे लगता है कि कुछ-कुछ टॉपिक्स जो होते हैं, वो काफ़ी शॉर्ट होते हैं और काफ़ी मार्क्स उसमें से हमारे आ सकते हैं। तो ऐसे टॉपिक्स के हमें शॉर्ट नोट्स ज़रूर बनाने चाहिए और मैंने भी इन टॉपिक्स के शॉर्ट नोट्स बनाए थे, ताकि जो लास्ट टाइम है उसमें हम उसको रिवाइज़ बड़ी आसानी से कर सकें। जैसे वर्ल्ड हिस्ट्री की बात करें तो उसमें फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकंड वर्ल्ड वॉर वाला टॉपिक है। तो वो बड़ा छोटा-सा टॉपिक है, अगर उसके हम रीज़न्स और ये सारे छोटे-छोटे नोट्स बना लेंगे फ्लो चार्ट के रूप में, तो जो लास्ट टाइम होगा जब हम एग्ज़ाम देने जाते हैं, तो उसमें रिवाइज़ कर लेंगे, तो कई बार सीधा क्वेश्चन आ जाता है, तो पॉइंट्स अगर हमको याद होंगे तो बड़ी आसानी से लिख सकते हैं। मुझे लगता है कि इस एग्ज़ाम में जो सबसे बड़ी ज़रूरत है वो ये है कि हमें पेशेंस की काफ़ी ज़रूरत रहती है, कि हमें कभी भी, क्योंकि काफ़ी लंबा समय इसमें लगता है, 2 से 3 साल का समय लगता है, तो पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है, ये सबसे ज़रूरी बात है। इसके बिना तो इसमें कुछ भी नहीं हो सकता। और अगर हम बात करें कि क्या नहीं करना चाहिए, तो मुझे लगता है कि हमें बार-बार अपनी जो भी रणनीति है उसको बार-बार बदलना नहीं चाहिए। हम जो एक चीज़ को फ़ॉलो कर रहे हैं, उसी को दोबारा बार-बार करते रहना चाहिए। एक बुक को फ़ॉलो कर रहे हैं, तो उसी को फ़ॉलो करते हुए बार-बार, जो हम कह सकते हैं कि प्रैक्टिस करनी चाहिए, उसी से नोट्स बना लेने चाहिए। बजाय इसके कि हम एक ही टॉपिक को 4-4 5-5 जगहों से देखें। ठीक है, 2 जगह से देख सकते हैं मैक्सिमम, इससे ज़्यादा जगह पे एक टॉपिक को नहीं देखना चाहिए। मेरी अगर टाइम टेबल की अगर मैं बात करूँ, तो क्योंकि मैं काफ़ी लंबे समय से इसकी प्रिपरेशन कर रहा हूँ, तो मैं लगभग 4 से 5 घंटे रेगुलरली पढ़ने की कोशिश करता था और कभी-कभी मुझे, क्योंकि पारिवारिक भी कुछ समस्याएँ थी, नहीं समय मिल पाता था, तो मैं उसको कंपनसेट करने की कोशिश करता था। इनिशियली जब मैंने यूपीएससी की प्रिपरेशन करने का सोचा था, 2 अटेम्प्ट दिए थे, तब मैंने कुछ टाइम के लिए खुद को सोशल मीडिया से कट कर लिया था और बीच-बीच में भी मैं काफ़ी जिसको हम डिजिटल डिटॉक्स कहते हैं, कुछ-कुछ समय के लिए खुद को कर लेता था। लेकिन पूरी तरह से मैंने सोशल मीडिया को नहीं छोड़ा था। बीच-बीच में मैं उसको फ़ॉलो कर ही लेता था, कुछ चीज़ें देख लेता था। इसके बाद जहाँ तक आंसर राइटिंग की बात है, तो मैंने इस बार सूरतगढ़ में भाटिया आश्रम में टेस्ट सीरीज़ ऑफ़लाइन माध्यम से फ़ॉलो की थी। मैं वहाँ पे 2-3 महीने के लिए रहा था और नियमित रूप से मैंने उनके टेस्ट सीरीज़ जो है वो लिखे थे, जिससे मेरी राइटिंग स्किल्स में काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ था। वहाँ पर मेरे एक साथी थे अभिषेक जी, उनके साथ हम आपस में जो है एक-दूसरे की कॉपी चेक करते थे, तो उससे भी हमको आपस में जो हमारी कमियाँ हैं उनके बारे में जानकारी मिलती थी। तो उससे मेरे काफ़ी हद तक जो आंसर राइटिंग में जो कमियाँ थी उसमें इम्प्रूवमेंट हुआ और मेंस में मुझे मुझे लगता है कि उससे काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ होगा। इसके बाद अगर हम इसकी तीसरी स्टेज की बात करें, जो कि इंटरव्यू की स्टेज है, इस स्टेज में मैंने इस बार कई मॉक इंटरव्यू दिए थे। पहले प्रयास में मैंने मॉक इंटरव्यू ज़्यादा नहीं दिए थे, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि मैं खुद में ही पर्याप्त हूँ, और लेकिन इस बार मुझे ऐसा अनुभव हुआ कि जो प्राइवेट सेक्टर्स के इंटरव्यूज़ होते हैं और जो एक एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के इंटरव्यू होते हैं, उसमें काफ़ी अंतर होता है। तो मैंने उसकी रिक्वायरमेंट के अनुसार काफ़ी इंस्टीट्यूट में मॉक इंटरव्यू दिए और उनसे गाइडेंस प्राप्त की। उदाहरण के लिए मैंने उत्कर्ष इंस्टीट्यूट में मॉक इंटरव्यू दिए और इसके अलावा मैंने उड़ान जो इंस्टीट्यूट है सीपी जांदू सर का, वहाँ पे भी मैंने काफ़ी मात्रा में मॉक इंटरव्यू दिए और सीपी जांदू सर ने मुझे कंटिन्यूअसली गाइडेंस दिया इसमें और मैंने उनको फ़ॉलो किया, उनकी जो भी
मेरे प्रति उनको जो भी लगा इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है, उसको मैंने फ़ॉलो किया और लगातार उसमें इम्प्रूव किया। अगर मैं मेरे इंटरव्यू की बात करूँ तो मेरा जो इंटरव्यू था वो जो स्टार्ट हुआ वो मेरे इसी बात से स्टार्ट हुआ कि मैंने जो अपनी ग्रेजुएशन की है वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में की है। फिर उन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड कुछ टेक्निकल क्वेश्चंस पूछे। उसके बाद उनका कहना था कि क्या आपने कैंपस प्लेसमेंट लिया? तो मैंने उनको बताया कि मैंने कैंपस प्लेसमेंट लिया था, टाटा स्टील में काम किया था मैंने। उसके बाद उन्होंने पूछा कि आप जो है कि अ, राजस्थान की जो राजस्थानी लैंग्वेज है, उसके बारे में क्या सोचते हैं? तो मैंने उनको उनके उसके बारे में आंसर बताया कि राजस्थानी लैंग्वेज या राजस्थानी पोएट्स कौन-कौन से हैं। तो मैंने कुछ जो सूर्यमल मिश्रण हैं, उनका एक दोहा उनको बताया। तो उन्होंने पूछा कि इसका अर्थ क्या होता है? तो मैंने उनका उसका अर्थ भी बताया। इसके बाद उन्होंने एक क्वेश्चन मुझसे पूछा कि कहीं आप लंबी दूरी की यात्रा पर जा रहे हैं, तो आपको 4 चीज़ों में से किसी एक चीज़ को चूज़ करना है, बाकी चीज़ आपको गिवन होगी। जैसे पहली बात ये उस चूज़ कर सकते हैं आप कि आप मंज़िल कहाँ पर जाएँगे, दूसरा कि सहयात्री आपके जो को-ट्रैवलर्स होंगे वो कौन होंगे या पार्टनर कौन होगा आपका आपकी सफ़र में। तीसरा ये कि आप कौन से साधन से जाएँगे और चौथा ये कि आप कौन से रास्ते से जाएँगे। तो इसका मैंने आंसर दिया था कि मैं मंज़िल को चूज़ करूँगा, तो वो काफ़ी इससे इम्प्रेस हुए थे और मुझे लगता है कि क्योंकि प्रशासन की बात करें तो भी हमको जो है कि एक गोल ओरिएंटेड पर्सन चाहिए होता है और जनरली भी अगर हम बात करें, तो यदि हमको मंज़िल ही नहीं पता होगी, तो हम कहाँ जाएँगे, कैसे जाएँगे, किसके साथ जाएँगे? तो ये मेरा इंटरव्यू के जो मुझे कुछ-कुछ जो क्वेश्चन्स हैं वो याद आ रहे थे तो मैंने शेयर किए हैं। हॉबी के बारे में कई बार क्वेश्चन किया जाता है कि कई लोगों की हॉबी नहीं होती है या पढ़ाई के दौरान हॉबी को फ़ॉलो करने का समय नहीं मिल पाता है। तो मुझे लगता है कि डेफ में वही हॉबी भरनी चाहिए जो वास्तव में आपकी हॉबी है। और मुझे लगता है जैसे मेरे खुद के बारे में बात करूँ तो क्योंकि मेरी लिटरेचर में काफ़ी रुचि रही है और मैं पोएम्स वग़ैरह पढ़ता हूँ काफ़ी मात्रा में, हिंदी पोएम्स, यहाँ तक पंजाबी पोएम्स मैं पढ़ता हूँ और भी अन्य भाषाओं की पर्शियन पोएम भी मैं पढ़ने की कोशिश करता हूँ, उसका मीनिंग देखकर। तो मेरे में ये हॉबी मेरे साथ समस्या नहीं थी क्योंकि मुझे पोएट्री में काफ़ी रुचि रही है और लिखने का भी मैं प्रयास करता हूँ। लेकिन अगर किसी की हॉबी नहीं है तो मैं उनसे यही कहूँगा कि आप इस बारे में या तो अपनी प्रिपरेशन के दौरान कुछ समय निकालने का प्रयास करें क्योंकि ये भी हमारी पर्सनैलिटी का एक हिस्सा है और अगर नहीं हो पाता है, तो बेहतर यही है कि हम कोई आर्टिफ़िशियल हॉबी बनाने के बजाय सीधे यही कह दें कि हमारी कोई ऐसी अतिरिक्त हॉबी नहीं है। जैसे कई स्टूडेंट हैं वो पूछते हैं कि वो गाँव से रहकर तैयारी करते हैं, तो वो शहर में नहीं आ सकते या किसी बड़ी सिटी में रहकर नहीं प्रिपरेशन कर सकते, तो उनको क्या करना चाहिए? तो मुझे लगता है कि आज के समय में जो हमारी डिजिटल टेक्नोलॉजी है उसके माध्यम से हम इतनी ज़्यादा हमारे पास इन्फॉर्मेशन है कि हमको बस ये चूज़ करना है कि एक थोड़ी-सी गाइडेंस होनी चाहिए हमारे पास। अगर थोड़ी-सी गाइडेंस हमें कहीं से मिल जाती है, तो हम घर पर रहकर भी बड़ी आसानी से प्रिपरेशन कर सकते हैं। मैं मेरी खुद की बात करूँ तो मेरा जो 90% टाइम है मैंने घर पे रहकर ही प्रिपरेशन किया, सिर्फ़ 10% के लिए मैंने मेंस की तैयारी के लिए और मॉक इंटरव्यू के लिए मैं घर से बाहर निकला हूँ। तो बड़ी आसानी से हम अपने घर पर बैठकर भी तैयारी कर सकते हैं। बस थोड़ी-सी गाइडेंस ज़रूरी है इसके लिए। मैं अगर बात करूँ तो क्योंकि मेरी हिंदी कविता में काफ़ी रुचि रही है, तो मैं यही कहूँगा कि एक हरिवंश राय जी बच्चन की कविता है कि नाश के भय से कभी दबता नहीं निर्माण का सुख। प्रलय की निस्तब्धता में सृष्टि का नवगान फिर, नीड का निर्माण फिर, नेह का आह्वान फिर। इसका अर्थ ये है कि जो भी वस्तु है, उसकी नाश होने की यदि हम भय से उसका निर्माण ही नहीं करेंगे, तो उसका कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। हमको बार-बार जो हमारी जो भले ही हमारी आशाएँ ध्वस्त हो जाएँ, कोई भी हमको उम्मीद की किरण ना दिखाई दे, लेकिन फिर भी हमको प्रयास करते रहना चाहिए और दोबारा से अपनी जो भी सपने हैं, उनको निर्मित करना चाहिए। तो मैं यही कहूँगा सभी से कि अपने जो भी सपने हैं, उनके प्रति पूरी लगन के साथ लगे रहें और प्रयास करते रहें, आप ज़रूर सफल होंगे। अगर किसी कारणवश नहीं सफल होते हैं, तो कोई अन्य मार्ग ज़रूर आपको मिल जाएगा, जो उससे बेहतर ही होगा। थैंक यू।